नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दमदार 11 में। मैं हूं रीनू यादव। एमपी और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है। जहां एमपी में बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव होना है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए मतदान होना है, उपचुनाव होना है। 25 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं नामांकन। 13 नवंबर को होगी उपचुनाव के लिए वोटिंग और 13 नवंबर को जो वोटिंग होने जा रही है, इसके पहले ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं। 3 प्रमुख सीटें हैं, जहां पर मध्य प्रदेश की 2 सीट है, विजयपुर और बुधनी सीट, तो वहीं दूसरी तरफ रायपुर दक्षिण सीट खाली हुई है, जहां पर उपचुनाव होना है। और तीनों ही सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस लगातार अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हैं। उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो जाएंगे। तमाम जो राजनीतिक दलों के उम्मीदवार होंगे वो नामांकन भरेंगे। एमपी में बुधनी और विजयपुर सीट में उपचुनाव होना है, जहां बुधनी सीट शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद खाली हुई है और यहां पर उपचुनाव होना है। बीजेपी का गढ़ ये सीट कही जाती है। विजयपुर की सीट की बात करें तो हालांकि यहां से जो जीत कर आए थे रामनिवास रावत, वो उस वक्त कांग्रेस में थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी रहने वाला है, क्योंकि विजयपुर सीट को जीत कर आना उनके लिए एक साख का सवाल भी रहेगा और कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी है, क्योंकि इस सीट को बचाने की कोशिश कांग्रेस करेगी। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, रायपुर दक्षिण सीट विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है और अब इसके लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। इस सीट के बारे में थोड़ा विस्तार से समझाइए कि किस तरीके का प्रभाव रहने वाला है, कौन कौन से राजनीतिक दलों की अच्छी खासी पकड़ यहां पर है। देखिए रीनू, सबसे पहले हम कलेक्ट्रेट कार्यालय की तस्वीर है वो दिखाना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों को। यहाँ पर पुलिस की व्यापक व्यवस्था है वो की गई है और आज से नामांकन है वो दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी। 25 तारीख तक नामांकन है वो दाखिल होगा। हाँ। अगर हम रायपुर दक्षिण सीट की बात करें तो बीजेपी की परंपरागत सीट इसे मानी जाती है और जिस तरह से 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल रहे हैं और जब उन्होंने सांसद चुनाव लड़ा, सांसद जब बने तो ये सीट है वो रिक्त हुई है और इस सीट को लेकर के बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 4 मंडलों में रायपुर दक्षिण को विभाजित किया गया है और जानकारी ये भी है कि अब इन मंडलों को एक एक मंत्रियों का जो प्रभार है वो दिया जाएगा, ताकि किसी तरह के चूक है वो ना हो। तो दूसरी अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस सीट से लगातार मात खाती रही है। इससे पहले भी महंत राम सुंदर दास को 2023 के चुनाव में टिकट मिला था और बृजमोहन अग्रवाल से उसे करारी शिकस्त मिली थी। फिलहाल रायपुर के जो दक्षिण सीट है जो बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है और यही वजह है कि बीजेपी को इस सीट से जीतना आसान होगा। यहाँ के जो मतदाता है उसका माइंड सेट है और जिस तरह से कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस कोई दमदार कैंडिडेट है उसे खड़े करती है तो एक तरह से टक्कर है वो हो सकती है, लेकिन अगर थोड़ी भी टिकट वितरण में चूक हुई कांग्रेस की ओर से तो आसानी से ये सीट है बीजेपी जीत सकती है। और वैसे भी उपचुनाव जब भी होता है तो अधिकांश देखा जाता है कि जनता समझ जाती है कि सरकार जिसके है, सत्ता जिसका है तो उसी का विधायक है वो उसकी जीत होती है। लेकिन बिल्कुल आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अक्सर ये देखा जाता है मौजूदा सरकार होती है, उपचुनाव लगातार उन्हीं के हालांकि खाते में जाता है। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ वासु चौधरी भी जुड़ गए हैं। वासु, विजयपुर और बुधनी सीट बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वहीं दूसरी तरफ विजयपुर सीट को बचाने की कोशिश कांग्रेस की रहने वाली है। बताएं इस सीट के बारे में विस्तार से। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में 2 बेहद हाई प्रोफाइल सीट पर उपचुनाव होना है। बुधनी जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम से जानी जाती रही है और इसलिए ये सीट अपने आप में बड़ी भी हो जाती है, क्योंकि लगातार वो वहां से जीते और फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में नहीं होंगे। एक नया चेहरा भाजपा उतार सकती है। हालांकि उनके बेटे कार्तिकेय के नाम की वहां से चर्चा है, पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव के नाम की चर्चा है और कुछ और नाम भी चर्चा में है। दूसरी सीट है विजयपुर। विजयपुर सीट कुछ समय पहले पूरे देश भर में चर्चा में आ गई थी, क्योंकि कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। कांग्रेस का दामन छोड़कर वो बीजेपी में चले गए थे। बड़े नेता हैं, 6 बार विधायक रहे हैं। दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी तो उसमें भी मंत्री रहे थे और अब इस बार जब वो चुनाव लड़ेंगे तो उनका सिंबल हाथ का पंजा नहीं बल्कि कमल का
फूल होगा। लेकिन कांग्रेस वहां पर एक नया दावेदार तलाश कर रही है, नया उम्मीदवार तलाश कर रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि अपनी सीट को रिटेन किया जाए, भले ही रामनिवास रावत ना लड़े, लेकिन जो भी चुनाव लड़े कांग्रेस का पंजा वहां से जीत कर आए। और कांग्रेस की नई टीम को पहली जीत की तलाश भी है, क्योंकि देखा है विधानसभा चुनाव के बाद 29 सीटों पर हार मिली लोकसभा में, और लोकसभा के बाद जब एक सीट पर उपचुनाव हुआ अमरवाड़ा का, तो वहां पर भी हार मिली। कांग्रेस कह रही है कि इस हार के सिलसिले को तोड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। और वहीं बीजेपी की ये पूरी कोशिश होगी कि लगातार जो जीत का सिलसिला चला आ रहा है वो ऐसे ही बना रहे। चूंकि अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो उम्मीद यही है कि दोनों ही दल अपने अपने कैंडिडेट्स जल्द ही घोषित कर देंगे, और फिर वो चुनावी मैदान पर पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार करते हुए अपनी बात जनता तक पहुंचाने में रखने में रखने की पूरी कोशिश करेंगे और कामयाब होने की कोशिश करेंगे। वहीं इस पूरे उपचुनाव में जरूर सबसे बड़ी बात यही है कि दोनों ही दलों की साख जो है वो कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु, और युगल आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगी होने के बाद भी एक बार फिर वीआईपी एंट्री को लेकर विवाद सामने आया है। ये आम श्रद्धालुओं को शिवलिंग के दर्शन केवल दूर से करने के लिए मिलते हैं, लेकिन वीआईपी व्यक्तियों को गर्भगृह में प्रवेश मिल रहा है। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद विवाद तब खड़ा हुआ जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे, उनकी पत्नी और दो अन्य वीआईपी ने गर्भगृह में प्रवेश कर भगवान महाकाल के दर्शन किए। और इस दौरान सभी 4 लोग करीब 6 मिनट तक गर्भगृह में रहे। वीआईपी एंट्री का वीडियो वायरल होने के बाद महाकाल मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। आखिर शिंदे परिवार के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति कैसे मिली, जबकि वीआईपी एंट्री बंद है? तो वहीं महाकाल मंदिर के प्रशासक गणेश ठाकर ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप ये देखिए कि वीआईपी दर्शन पर रोक है, और पिछले कुछ दिनों में जितने भी दिग्गज पहुंचे हैं सभी ने गर्भगृह में जाकर पूजा नहीं की, बल्कि बाहर से ही दर्शन करके आए हैं। और ये तमाम तस्वीरें भी सामने आती हैं, लेकिन इस बार जो तस्वीर सामने आई है इसके बाद से बवाल खड़ा हुआ है। और इसको लेकर जब सवाल खड़े किए गए तो यहाँ पर जो प्रबंधन है उनका ये कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शिंदे के बेटे और वीआईपी दर्शन को लेकर अब सियासत हो रही है। खरगोन में नवजात मिलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल सड़क किनारे झाड़ियों में नवजात मिला। सूचना पर पहुंची गोंगावा पुलिस। नवजात की सांसें चल रही हैं। नवजात को जिला अस्पताल भेजा गया है। और ये देखिए लगातार ये हर दिन एक खबर सामने आती है जब नवजात या तो झाड़ियों में या तो नाले में या तो कहीं और पड़ा मिल रहा है। कई बार मासूम बच्चों की जान चली जाती है और कई बार हालत बहुत नाजुक है। हालांकि जब जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्वास्थ्य टीम भी मौके पर पहुंची और नवजात को लेकर अस्पताल पहुंची है। संवाददाता आशुतोष पुरोहित जुड़ गया। आशुतोष, पूरा घटनाक्रम बताइए। रितु, मैं बताना चाहूंगा गोगांव थाने के मोहम्मदपुर लाखी मार्ग जो सड़क का किनारा है, पुलिया और झाड़ी के किनारे एक नवजात सुबह सुबह अज्ञात लोगों के द्वारा फेंक दिया गया है। उसको मिलने के बाद जैसे ही ग्रामीण वहां से निकले और नवजात को देखा, पुलिस को सूचना दी, स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना दी और वहां पे पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। ग्रामीणों की मदद से नवजात को जो सांस ले रहा था और बेहतर था, उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। और पुलिस विवेचना में जुट गई है कि इसके माता पिता कौन है। और जिस प्रकार से ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, लड़का बताया जा रहा है और उसको जिला अस्पताल भेजा है, उसका उपचार चल रहा है। और पुलिस जांच में जुटी है कि इसके माता पिता कौन है, किसने फेंका था। और ग्रामीणों की मदद से एक नवजात जो सांस ले रहा था वो अभी प्रारंभिक रूप से जो जानकारी है बच गया है और उसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। रीनू, बिल्कुल शुक्रिया आपका आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। तो नवजात की सांसें चल रही हैं, प्रारंभिक उपचार किया जा रहा है, जिला अस्पताल में भर्ती है, सुरक्षित है, ठीक है। आप काय थे वखत पची करदा आणि एका भी और भोपाल से खबर है जहां पर जूनियर ऑडिटर के घर पर छापा मामला। रमेश सिंगोरानी के घर मिली नोट गिनने की मशीन, जहां जूनियर ऑडिटर के घर में 3 लॉकर मिले हैं। एरो सिटी फार्म हाउस में संदिग्ध कॉल सेंटर मिला है। इंदौर भोपाल हाईवे पर करोड़ों की जमीन के दस्तावेज मिले हैं। लोकायुक्त के छापे में यह खुलासा हुआ है। देखिए, लोकायुक्त की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है और इस दौरान जूनियर ऑडिटर के
घर से काफी मात्रा में जो सोना है, कैश है, बरामद किया गया है। अलग अलग देशों की जो करेंसी है वो यहां से पाई गई है। राजगढ़ जिले के सारंगपुर जनपद में आने वाले गांव पठारी में 200 से ज्यादा लोग बीमार मिले हैं। अधिकतर को जोड़ों का दर्द, हाथ पैर में दर्द और बुखार की शिकायत है। सूत्रों की माने तो हर घर से 2 से ज्यादा मरीज निकल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 172 लोगों के ब्लड सैंपल जांच के लिए राजगढ़ भेजे हैं। वहीं 68 मरीजों को गांव में ही अस्थायी शिविर लगाकर भर्ती किया गया। दरअसल गांव में कई दिनों से लोगों को बुखार और हाथ पैर में दर्द की शिकायत थी और इस दौरान किसी ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की खबर सुनकर अधिकारी हरकत में आए और गांव जाकर एक स्कूल में अस्थायी ओपीडी शुरू की गई। खबर इंदौर से, जहां पर अहमदाबाद जाएगी। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम डिजिटल अरेस्ट करने वाले रैकेट का खुलासा करेगी। अहमदाबाद में पकड़ा गया था रैकेट, इंदौर में भी रजिस्टर्ड है 29 डिजिटल अरेस्ट के मामले और जांच के लिए अहमदाबाद जाएगी इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम। आप ये देखिए कि इन दिनों डिजिटल अरेस्ट के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अहमदाबाद जाने वाली इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम? जी बिल्कुल, इंदौर क्राइम ब्रांच अहमदाबाद जाने वाली है और यहाँ से एक एक्सपर्ट की टीम जाएगी जो लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले में काम कर रहे हैं और ये उन लोगों से पूछताछ करेगी वहां पे जो आरोपी पकड़ाए गए, क्या उन्होंने इंदौर में जो डिजिटल अरेस्ट हुआ है क्या उसके भी वो वही अपराधी है या ये उन्हीं की गैंग ने भी इन्हें डिजिटल अरेस्ट करके लाखों रुपए का चूना लगाया था। उन अकाउंट्स की डिटेल ली जाएगी जिनसे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ था, क्योंकि वो अहमदाबाद पुलिस ने जो बड़ी कार्रवाई की है उसमें कई सारे अकाउंट नंबर सामने आए, कई 100 करोड़ रुपए के डिजिटल अरेस्ट का पूरा बड़े मामले की बात आ रही थी और उसमें चीन और ताइवान से जुड़े हुए पूरे मामले की लिंक है। इसलिए अब यहाँ की जो पुलिस स्पेशल टीम है क्राइम ब्रांच के वो अहमदाबाद जाएगी, उन सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी और क्राइम ब्रांच ने कहना कि हो सकता है कि इससे इंदौर में जो डिजिटल अरेस्ट हुआ उस मामले में कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि वो जो आरोपी पकड़ाए उनमें कई ऐसे कॉन्टेक्ट नंबर और अकाउंट डिटेल मिले जिसका इंदौर में जो डिजिटल अरेस्ट हुआ उस खाते का इस्तेमाल हुआ। तो इसलिए एक बड़ी टीम अहमदाबाद जाने वाली है और एक बड़ी कार्रवाई कर सकती है। आने वाले समय में इंदौर के डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी ये बड़ा खुलासा भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। और वाकई में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहुत सारे मामले दर्ज हुए पिछले कुछ दिनों से, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, बहुत बड़ी चुनौती क्राइम ब्रांच के लिए भी बने हुए हैं। खबर धार से, जहां ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। पावागढ़ से माता के दर्शन कर लौट रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया है। एम्बुलेंस देरी से आने पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझाकर खुलवाया जाम। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं धार से, जहां ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। पावागढ़ से माता के दर्शन कर लौट रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। एम्बुलेंस देरी से आने पर ग्रामीणों ने चक्का जाम भी कर दिया। काफी नाराजगी व्यक्त की गई। पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। अब पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। सिवनी में देर रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि तेज रफ्तार 2 बाइकें आपस में भिड़ गईं जिस दौरान यह हादसा हुआ और लखनदौन कृषि फार्म के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर है सिवनी से, देर रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार 2 बाइकें आपस में भिड़ गई। खबर भिंड से, जहां सास बहू का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। सास ने बहू की जमकर पिटाई कर दी। बहू की सास ने बाल पकड़कर जमीन पर पटककर पिटाई की। आरोप है कि घर में 3 दिन से बहू को खाना नहीं दिया गया, जिसको लेकर बहू थाने शिकायत करने के लिए गई थी। लेकिन जैसे ही बहू थाने से वापस आई, सास ने जमकर पिटाई कर दी और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस की डायल 100 ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर सास ससुर और जेठ पर मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने सास ससुर और जेठ पर मारने की धमकी का आरोप लगाया है। और इंदौर से खबर है, जहां पर 21
से 26 अक्टूबर तक एमपीपीएससी की परीक्षा होगी। प्रदेश के 11 जिलों में परीक्षा होगी। लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के लिए 15 सेंटर बनाए हैं और कुल 3000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इंदौर में सबसे ज्यादा 5 सेंटर बनाए गए हैं। नए सिलेबस से होगी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां 21 से 26 अक्टूबर तक होगी एमपीपीएससी की परीक्षा। प्रदेश के 11 जिलों में ये परीक्षा होगी। लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के लिए 15 सेंटर बनाए हैं और कुल 3000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इंदौर में सबसे ज्यादा 5 सेंटर बनाए गए हैं। नए सिलेबस से होगी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली दमोह जिला जेल से इस बार कुछ हटकर तस्वीर सामने आई है, जहां जेल में जेलर साहब नाचते गाते नजर आए। जेल में बंद कैदियों के साथ जेलर साहब का डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जेलर साहब ने जेल में आयोजित धार्मिक आयोजन के दौरान डांस किया और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। दमोह की पूरी तस्वीर आपके सामने है, जहां पर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली दमोह जिला जेल से इस बार कुछ हटकर तस्वीर सामने आ रही है। जेल में जेलर साहब नाचते गाते नजर आए हैं, थिरकते हुए नजर आए हैं। कैदियों के साथ जेलर साहब का डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और धार्मिक आयोजन के दौरान ये डांस किया गया। देखिए जहां तमाम कैदी जो बैठे हुए हैं वो जेलर भी मौके पर हैं और जेलर साहब कैदियों के साथ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। खबर इंदौर से। होटल में युवतियों के साथ पकड़ा गया युवक। युवतियों के साथ फैजान उर्फ गोल्डी पकड़ा गया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फ्लैट से पकड़ा है। अवैध गतिविधि संचालित करने का आरोप लगा है। नकली पिस्टल, एयरगन और तलवार भी बरामद की गई है। फैजान के मोबाइल चैटिंग की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बड़ी जानकारी इंदौर से, जहां होटल में युवतियों के साथ पकड़ा गया युवक। युवतियों के साथ फैजान उर्फ गोल्डी पकड़ा गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फ्लैट से पकड़ा है। अवैध गतिविधि संचालित करने का इस पर आरोप लगा है। नकली पिस्टल, एयरगन और तलवार भी बरामद कर ली गई है। फैजान के मोबाइल चैटिंग की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। नरसिंहपुर थाना प्रभारी उमेश तिवारी का वीडियो वायरल। फरियादी के घर में घुसकर बुरा बर्ताव करने का आरोप लगा है। कौंडिया गांव में फरियादी को लेने गए थे थाना प्रभारी। युवक के परिजनों ने एसपी से शिकायत की है। बड़ी जानकारी उमेश तिवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। फरियादी के घर में घुसकर बुरा बर्ताव करने का आरोप लगा है और इस बुरे बर्ताव का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आया है। हम भी कुछ जानते हैं कि हमारे घर में घुस गए टीआई साहब और ये हमारा मोबाइल छुड़ा रहे हैं। आप हमारा मोबाइल नहीं छुड़ा सकते सर। डंडा लेके घुसे हैं ये डंडा लेके टीआई साहब है, ये गाटर वाला इनके साथ ये हवलदार जी हैं। सर हम लोगों ने नहीं सर नहीं मोबाइल निकालो, वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ सर। ये बेइज्जती नहीं है आपकी, भारी हो जाएगी। आप भी कानून, हम भी कुछ जानते हैं कि हमारे घर में घुस गए टीआई साहब और ये हमारा मोबाइल छुड़ा रहे हैं। आप हमारा मोबाइल नहीं छुड़ा। मंदसौर अफीम, डोडा, स्मैक और हेरोइन की तस्करी के लिए पहले से ही बदनाम था और अब इसमें एमडी ड्रग्स का भी नाम जुड़ गया है। आपको बता दें कि दवाइयां बनाने के लिए मंदसौर में अफीम बड़ी मात्रा में उगाई जाती है और इसका दुष्परिणाम भी सामने आया और जिला जेल तस्करी के आरोपियों से भरी पड़ी है। जेल की कुल 632 कैदी बंद हैं और इनमें से आधे मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में बंद हैं। भोपाल में चलने वाली फैक्ट्री का मुख्य सरगना हरीश आंजना जिले के मालिया खेरखेड़ा गांव का रहने वाला निकला। हरीश की गिरफ्तारी के बाद 2 बार सुबासरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े राकेश पाटीदार के साले प्रेम सुख पाटीदार का नाम भी सामने आया। प्रेम सुख पाटीदार ने अफजलपुर थाने में सरेंडर किया है। से लगा अब जो है एनसीबी और मंदसौर पुलिस की जो है लगातार जो है इसमें पूछताछ जो है
पूछताछ चल रही है। पूछताछ अभी भी जो है जारी है। इसमें अभी तक जो जानकारी मिली है प्राथमिक तौर पर इसमें यह पता चला है कि करीब जो है इन्होंने जो माल है इसमें जो एमडी है जो ड्रग्स उसको लाने में इन्होंने ट्रक का इस्तेमाल किया है मंदसौर में, और उसको जो इन्होंने शोएब को भी वो जो है एमडी सप्लाई हुआ है हरीश के माध्यम से। और इसके अलावा जो इसमें कुछ और नए नाम आने की संभावना है वो अभी पूछताछ चल रही है। राजस्थान के कुछ और लोगों के नाम आने की संभावना है। और वर्तमान में हमारे 619 पुरुष बंदी हैं और 13 महिला बंदी, टोटल 632 का लाकाबाज की स्थिति। एनडीपीएस एक्ट इसमें 50% से ज्यादा ही है, हम आधे से ज्यादा एनडीपीएस की ज्यादा प्रकरण आते हैं। मंदसौर जेल में कैदियों के रखने की क्षमता केवल 380 है, लेकिन यहाँ पर 632 कैदी अभी बंदी है। और एनडीपीएस एक्ट यानी कि मादक पदार्थ की तस्करी के मामले अगर देखे जाए तो आधे से ज्यादा कैदी यहाँ पर तस्करी के मामले में बंद है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदसौर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी का कारोबार कितना फल फूल रहा है। उज्जैन में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर भरतरी गुफा से लेकर पीर मच्छिंदर नाथ की दरगाह तक विशाल चादर यात्रा का आयोजन किया गया और इस यात्रा की अगुवाई भरतरी गुफा के गादीपति रामनाथ जी महाराज ने की है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल ने भी इस यात्रा में शिरकत की और पीर मच्छिंदर नाथ को चादर अर्पित की। यात्रा के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में खीर वितरित की गई। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों से अमृत समान बनी खीर के सेवन से कई बीमारियों का निवारण होता है। ओरछा में विश्व प्रसिद्ध श्री राम राजा मंदिर में दर्शनों के समय में परिवर्तन कर दिया गया और ये प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। अब भगवान श्री राम राजा सरकार के दर्शन सुबह 9 बजे से आरती के साथ होंगे और दोपहर 1 बजे राजभोग आरती के बाद पट बंद हो जाएंगे। तो वहीं शाम को 7 बजे मंदिर खुलेगा और रात्रि 9:30 पर शयन आरती के साथ पट बंद कर दिए जाएंगे। ये एक राजसी परंपरा है जो कि कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा शीतकालीन समय में परिवर्तन होता है। दर्शनों के समय में बदलाव की ये प्रक्रिया साल में 2 बार की जाती है। दरअसल ओरछा में भगवान श्री राम राजा सरकार को राजा के रूप में पूजा जाता है और ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या भी कहा जाता है। गुना के आरोन में मैड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज ने तलवारों वाली भव्य शोभा यात्रा निकाली। सामाजिक महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में तलवार के साथ नृत्य किया, तो वहीं समारोह को लेकर लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए, गुना के आरोन में मैड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज ने तलवारों वाली भव्य शोभा यात्रा निकाली और इसमें महिलाएं खास तौर पर शामिल रहीं। सामाजिक महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में तलवार के साथ नृत्य किया। वहीं समारोह को लेकर लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आइए देखिए, ढोल नगाड़ों के बीच में महिलाएं तलवार लहराती हुई नजर आ रही हैं। और इसी के साथ दमदार 11 में इतना ही। नमस्कार।